Good morning, everyone. Welcome back to the Retail Management Lecture. Today, we are going to talk about HRM in Retail Management. Retail Management में Human Resource Management कैसे काम करता है. So first thing is sustainable competitive advantage. ठीक है, सस्टेनेबल होना है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जब हम कंटिन्यूसली सस्टेन करते हैं इस कोई भी मार्केट में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर कोई रीसेलिंग एक्टिविटी हो. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो इन एकेडमिक्स. अगर हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे, छोटे छोटे कंसेप्ट को डेली पढ़ाई करते रहे, तो एक दिन वो पूरा टेक्स्ट बुक जो है हमें ओवरऑल समरी के तौर पे याद होने के चांसेस होते हैं. सो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन रिटेल मैनेजमेंट थ्रू HRM. फर्स्ट पॉइंट इज रिटेल इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. Why we study HRM in retailing? Because number one is it is labor intensive industry. Retail में हमें क्या लगता है, हमारे पास चाहे मर्चेंडाइज हो या फिर प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज हो या फिर हमारे पास एक आउटलेट हो, वो तभी जिंदा रहता है या फिर उसमें तभी धड़कने चालू होती है जब वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कॉन्क्रीट या फिर उस नॉन लिविंग थिंग्स या प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. ठीक है, सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के कारण हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट ज़रूरत रहता है. अगर आपने अच्छे एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट नहीं किए, आपने अच्छे लोगों को, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट नहीं किए और ऑन द अदर हैंड यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो शायद आपका जो आउटलेट है वो ठीक से चले या नहीं चले. इट डिपेंड्स. अगर वो इनर स्किल्स के साथ कोई लेबर आता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव काम करता है विद सम क्रिएटिविटी, देन गुड, कुछ तो सेल्स होंगे. लेकिन अगर ऐसा कोई है जिन्हें सिर्फ सैलरी से मतलब है, उनको टारगेट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप अपॉइंट करोगे तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जो है आप उनको बैठ के पगार देना पड़ेगा. एंड दैट्स नॉट गुड फॉर अस. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल. Second point in this is labor cost accounts for significant percentage of retailers' total expense. तो जब भी हम रिटेलर्स के टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होता है और वो सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से वो लेकर जाता है. फॉर एग्जांपल 100% हमारा एक्सपेंडिचर है, उसमें से मोर देन 50% जो है लेबर कॉस्ट होता है. क्यों मोर देन 50? बिकॉज लेबर्स में भी या फिर वर्कर्स में भी या एम्प्लॉयज में हायरार्की होती है. एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, आउटलेट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, राइट. देन फिर बाद में सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ट्रेनी, इंटर्न्स. फिर ये हो गए हमारे फ्रंट डेस्क में. उसके बाद गोडाउन्स में कुछ है, इन्वेंटरीज में कोई है, क्लीनिंग में कोई है, राइट. ऐसे अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग हायरार्की है. सो लेबर कॉस्ट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट परसेंटेज हमारा रिटेलर्स का कवर करता है. देन इफेक्टिव एम्प्लॉय मैनेजमेंट इज अ कॉस्ट एडवांटेज. जो भी हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय पे वो कॉस्ट एडवांटेज देता है. अगर अपने अच्छे लोगों को अच्छे सैलरी के साथ जॉब दिया, वो आपको एडवांटेज देंगे. ठीक है, आपने किसी को एम्प्लॉय किया मैनेजर के तौर पे एंड उनको 10,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हो एक अच्छे खासे ब्रांडेड आउटलेट में, एंड उनको 10,000 के जगह में 25-30 हज़ार वाला प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल दे रहे हो, उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो, आप वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन कर रहे हो, लेकिन आपका जो एडवांटेज उससे मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा. ज़ाहिर-सी बात है, आप हो या मैं हूँ, जितना सैलरी मिलेगा उस हिसाब से ही हम हमारे 100% देंगे, राइट? जैसे कि आप लोगों को बोला कि प्रोजेक्ट करना है, पीपीटी करना है एंड उसमें कोई मार्क्स नहीं है, तो टीवाई में से किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, चाहे वो मार्केटिंग के हो या फिर ओआर के हो. सेम गोज़ विद द अदर क्लास, बट स्टिल अदर क्लास आर वेरी गुड. मेबी उनका इनिशिएटिव अच्छा है. सो जो कॉस्ट एडवांटेज है वो मैटर है. अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ 20 आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो आप लोग उस मार्क्स के लिए भागोगे बिकॉज़ दैट इज़ योर अर्निंग्स. सेम गोज़ विद द रिटेल मैनेजमेंट. जितना ज़्यादा सैलरी दोगे उतना इफेक्टिव काम होगा, जितना अच्छे से आप सैलरी प्लस उनका अदर अलाइड थिंग्स भी होते हैं, राइट?
Then, most customer experience is determined by activities of employees who select and display merchandise, provide information and assistance, and stock display and share. तो कस्टमर एक्सपीरियंस डिटरमाइन करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज से, जैसे कि मर्चेंडाइज आप डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो आप, असिस्टेंस देते हो उनको, स्टॉक डिस्प्ले दिखाते हो, शेल्फ दिखाते हो कि सर ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल फ़ोन लेकर लेने जा रहे हो एंड देन यू आस्क कि मेरे को मेरा बजट इज़ एक्स वाई ज़ेड एंड माय पर्पस इज़ सो एंड सो, एंड देन ही सेज द सेल्स पर्सन सेज कि ये देखो ना इधर सब वही है, आपको जो अच्छा लगे आप बोलो। नंबर 1 यू डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, वी नो मोबाइल डिवाइस क्या काम करता है बट उनके जो इनर फीचर है वो हमें नहीं पता। नया जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर प्रोडक्ट एडवांटेज है हमें नहीं पता। सो सेल्स पर्सन नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ही मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिकॉज कस्टमर को नॉलेज देना, उनको लिटरेट करना उनका काम है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है अलग अलग एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया इसलिए नहीं, हम जैसे एंट्री मारते हैं उनके आउटलेट में, समवन शुड बी देयर टू एंटरटेन अस, टू ग्रीट अस, आइए मैडम क्या है, क्या चाहिए, एंड देन आप नहीं सॉल्व कर सकते या फिर एक्स सेल्स पर्सन नहीं सॉल्व करता तो दे शुड एंगेज यू विद सम अदर पर्सन जो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो एक्टिविटीज अलग अलग है, ठीक है, चाहे वो मर्चेंडाइज डिस्प्ले करने का हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको असिस्टेंस या गाइडेंस हो, या फिर स्टॉक डिस्प्ले हो, या शेल्फ्स के बारे में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनके बारे में डिटेल्स हो। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स बेस टू अपॉइंट सच इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस, और फ्रेशर भी होंगे तो भी कैपेबिलिटी वाले सेल्स पर्सन की जरूरत हमें रिटेल में होती है। Thus, employees play a major role in differentiating its retail offering from that of the customer. So, employees play major role. ठीक है, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो या फिर आपके डिस्काउंट्स हो, ऑफर्स हो, कस्टमर के लिए वो सिर्फ एक ऑफर है, बट सेल्स एम्प्लॉय के लिए या फिर सेल्स पर्सन के लिए वो एक अलग ही जादू की छड़ी है। ठीक है, रैंडमली व्हाट आई वाज डूइंग इज रियल एस्टेट में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की, नॉलेज लेने की कोशिश की, एंड आई वेंट टू सी एंड विटनेस सम फ्लैट्स। ठीक है, कुछ फ्लैट्स देखने गए, कल्याण ईस्ट में एक अच्छा खासा बिल्डिंग बन रहा है, वहां पे आई वेंट, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड लिया, डिटेल्स लिए, एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी एवरी अल्टरनेट डे। नाउ व्हाई दे आर कॉलिंग मी? नंबर 1 ये उनका ड्यूटी है, सेकंड उनको फ्लैट्स बेचना है, फ्लैट सेल करने के ऊपर उनको सैलरी तो मिलेगी, प्लस उनको कुछ और बोनस भी मिल सकता है बिकॉज़ उसका कॉस्ट ही इतना है, मोर देन 70-80 लैक्स के अमाउंट के फ्लैट्स हैं, 2 बीएचके एंड 3 बीएचके। आई जस्ट वेंट फॉर अ रैंडम विजिट। नाउ ये एक्सपीरियंस किया मैंने वहाँ पे कि उन्होंने मुझे ऑफर्स देने चालू किए। नाउ आई बीइंग अ नोन पर्सन टू सच मार्केटिंग टैक्टिक्स, मैंने सुना शुरुआत में, ठीक है, एंड देन आई सेड कि मैम ऑफर कुछ भी हो, मेरे पास जब आएगा फंडिंग, मैंने उनको एक ऐसी लेम कवरेज दिया कि मेरा एक फ्लैट है मुंबई में, आई नीड टू सेल दैट एंड उसके बाद ही आपका मैं फ्लैट परचेज कर सकता हूँ। एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग मी ऑफर, सर आप आइए, आपको अभी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत कम है, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में आप परचेज करोगे या बुक करोगे तो आपको 7% ज़्यादा या फिर 8% ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो बेसिकली कस्टमर को एंगेज करना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना कि सर ये रीजंस है, दैट्स व्हाई वी आर हरिंग अप। सो एम्प्लॉइज प्ले मेजर रोल इन डिफरेंशिएटिंग इट्स रिटेल ऑफरिंग। ठीक है, अब वो रियल एस्टेट में है बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका एक ऑफिस है एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, एंड दिस एडवांटेजेस आर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। ये एडवांटेजेस को हम एक्सपीरियंस बहुत कम समय में कर सकते हैं एंड एज इट इज उसे पिक्चर में लाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वी डू इज हम हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से, बीइंग अ रिटेलर और ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, हम अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। One of the employee performance measure is employee engagement. Employee engagement is an emotional commitment by an employee to the organization and its goals. Engaged employees care about their work and their company. Now यहाँ पे कुछ चीजें
कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ टर्म्स लिखे हैं। एक तो परफॉर्मेंस मेजर, एम्प्लॉयी एंगेजमेंट एंड देन इमोशनल कमिटमेंट और एंगेज्ड एम्प्लॉयज केयर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं रिटेल आउटलेट मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए जस्ट ऐसे ही गया। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि उनका कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है। नाउ जो भी ये स्लाइड में अभी के स्लाइड में दिख रहा है, उन्होंने सेम चीज़ की। नंबर 1, उन्होंने एंगेजमेंट रखा अपने कस्टमर के साथ, कंटिन्यूअसली फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है? सुबह एक करता है, दोपहर को एक करते हैं एंड देन नेक्स्ट डे कोई और कॉल करता है, सेम चीज़ बताने के लिए। हाँ, कंटिन्यूअस फ़ॉलो-अप जो है वो इरिटेट करता है, बट देन अल्टरनेट डेज़ में इट्स ओके। देन उन्होंने एक इमोशनल कमिटमेंट किया, फाइनेंशियल कमिटमेंट किया कि सर आप अभी लोगे तो आपके लिए हम लोग और बेनिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ ऐड करना है तो उसके लिए भी हम डिस्काउंटेड अमाउंट देंगे एंड देन मेजर थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है सर वो बढ़ने वाले हैं। अभी कुछ XYZ% है एंड नेक्स्ट मंथ में वो और कुछ YZ परसेंटेज तक आ जाएगा सर। सो एम्प्लॉयी एंगेजमेंट हुआ, इमोशनल कमिटमेंट्स हुए उनके तरफ से एंड देन दे दैट एम्प्लॉइज केयर अबाउट देयर वर्क एंड देयर कंपनी एंड दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग एफर्ट्स। ठीक है, अगर समझो वो XYZ रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको मैंने बोला है कि मेरा मुंबई का फ्लैट सेल होगा तो ही मैं परचेज करूंगा। अब वो कंटिन्यूअसली फ़ॉलो-अप में है कि सर हुआ क्या? सेल हुआ क्या? या फिर कुछ और है? किसी और को आप बता सकते हो क्या? या फिर सेम जो हम लोग बोल रहे हैं वो आप अपने वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपके फ्लैट सेल कर रहे हैं, उनको आप बता देंगे। तो आई सेड कि एवरीथिंग इज़ एग्रीड, जब पैसा आएगा देन आई विल बाय। इतना बोलने के बावजूद मैं ऑन अ पर्सनल नोट अगर वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता तो मैं 1 हफ्ता फ़ॉलो-अप लेता, उसके बाद नहीं लेता। इट्स बीन 3 वीक्स दैट पर्सन इज़ टेकिंग फ़ॉलो-अप फ्रॉम मी। व्हाई? बिकॉज़ दे केयर अबाउट देयर वर्क, उनको उनके काम की चिंता है एंड देन उनको उनके काम के साथ-साथ उनके कंपनी की भी चिंता है। चिंता इन द सेंस कंपनी चलेगी, कंपनी में पैसा आएगा, फंडिंग आएगा, प्रोडक्ट सेल होगा, तभी जाके इन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। नाउ डेवलपिंग टैलेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, हम टैलेंट को डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं? पहले हम उनको सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी ट्रेन, ठीक है? तो सेलेक्टिव हायरिंग, रिक्रूट द राइट पीपल। रैंडम हायरिंग नहीं करना है, हमें हमें सेलेक्टिव हायरिंग करना है रिटेल मैनेजमेंट में। चाहे आपके पास कोई भी बंदा आए और वो कहे कि सर मैं आपके यहाँ पे 3000 5000 में जॉब करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन फाइनेंस इज़ नॉट द बिग थिंग। आप उनको आज 50,000 का सैलरी दो, वो आपको 2 लाख का सेल्स करके देंगे। कहीं न कहीं आप प्रॉफिट में हो बीइंग अ रिटेल पर्सन। सो सेलेक्टिव हायरिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड रिक्रूटिंग द राइट पीपल is important. So retailers aim to seek the best and brightest employees. However, it may not always be the most effective approach. ये एक बहुत ही बेस्ट और ब्राइटेस्ट एम्प्लॉय रिटेल रिक्रूटमेंट स्कीम है, लेकिन ये हमेशा ही इफेक्टिव अप्रोच रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आपका सिलेक्शन में गलती हो जाती है, डिपेंड्स। सामने वाले जो पर्सन है जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की हॉनेस्ट होने की। उन्होंने अपने स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से उस समय दोहराया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने हॉनेस्ट एम्प्लॉयी को एक राइट पर्सन को आपने अपॉइंट किया बट देन विथिन अ वीक कुछ ऐसे उनके पर्सनल लाइफ में हुए, वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने जॉब पे। इट मे हैपन। ऐसा भी होता है कि कई लोगों को लाखों की जॉब लगते हैं एंड देन नेक्स्ट वीक में वो छोड़ देते हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। और हमेशा 100% कोई अप्रोच सही हो सकता है, ये भी अ, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता तो सभी लोग वही अप्रोच इस्तेमाल करके अपने रिटेल आउटलेट में कई गुना प्रॉफिट कमा सकते थे। चलो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल किया और हमें लग रहा है कि हमारे पास एक राइट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको राइट बना नहीं सकते। सो व्हाट विल डू, विल ट्रेन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयी और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। हमेशा ही जब भी आप कहीं भी जॉब करोगे, चाहे वो रिटेल आउटलेट में हो बीइंग अ मार्केटिंग स्टूडेंट या फिर
एक बैक ऑफिस में हो या फिर कहीं भी हो, फ्रंट डेस्क में हो, कहीं भी कॉर्पोरेट में भी जाओगे आप, तो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ना। ट्रेनिंग में क्या-क्या इंक्लूडेड है, ओरिएंटेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का रीच, गुडविल एक्सेट्रा जो भी चीज़ें वो बताएँगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री में है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग देंगे, राइट? एंड देन द मेन एंड इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग इज़ व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल एंड व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ टू हैंडल योर वर्क। अब तो हम रिटेल मैनेजमेंट में रिटेल आउटलेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट के बारे में बात करेंगे या कॉर्पोरेट जॉब के बारे में सोचेंगे, तभी भी आपका जॉब प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का होगा। एंड अगर आप मार्केटिंग में कोई डेटाबेस मैनेजमेंट करते हो या फिर सीआरएम एक्टिविटी करते हो थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्निक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप या मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना पढ़ा-लिखा इंसान हूँ या फिर मैंने ग्रेजुएट पास किया है इतने मुश्किल से, इवन इन पैंडेमिक, एंड देन यू आर गिविंग मी ट्रेनिंग, ये अप्रोच नहीं चलता, राइट? सो ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, टू मी, टू एवरीवन एट ईच एंड एवरी स्टेज। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने हमें ट्रेन किया था कि टीचर्स कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। है, उनके वीडियोज़ हैं अभी भी यूट्यूब में। सो ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट व्हिच इंक्रीज़ेज़ द इन्वेस्टमेंट इन मैनेजमेंट। लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एक लीडर को डेवलप करता है, और जब एक लीडर डेवलप होता है तो वो लीडर के ऊपर आप 1 लाख रुपए खर्चा करो पूरे महीने में या पूरे 6 महीने में, वो आपको पूरे साल में 10 से 15 लाख का सेल्स देगा। यू कम्युनिकेट, अगर आपके पास कोई आरएम है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, आप उनसे बात कीजिए, उनका सैलरी पूछिए, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इनिशियली जब वो आरएम के तौर पे जॉब पे लगते हैं तो उनका 15-20 के बीच में होता है। कई बार अच्छी कंपनी में 25 भी मिल जाती है। शुरुआत का रेंज 15 से है, हर जगह में 15 है, लेकिन जो ग्रोथ है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बहुत ज़्यादा शूट होता है, डिपेंड्स ऑन योर अ, रिजल्ट्स, सेल्स एक्चुअली। तो वहाँ पे आप 15,000 सैलरी देके महीने का 2 लाख का सेल्स करवाने की कोशिश होती है और वो लोग करते हैं। अगर कंसिस्टेंटली आपने 1 साल, 2 साल हर महीने 2 लाख का सेल्स दिया, तो 12 महीने में आपने 24 लाख का सेल्स दिया एंड 48 मंथ्स यानी 2 साल में आपने 24 महीने में आपने कम से कम 48 लैक्स का उनको अर्निंग्स दिया, राइट? ये क्यों हुआ? अभी आप बीइंग अ नॉर्मल कॉमर्स मार्केटिंग स्टूडेंट, आप जाते हो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रेनिंग देंगे ना, ट्रेनिंग के लिए उनको कुछ खर्चा होगा। खाना होगा आपका, आपका स्नैक्स होगा, आपके लिए एक वेन्यू डिसाइड होगा, आपके लिए कुछ अच्छे एमिनिटीज़ डिसाइड किए जाएँगे, अच्छा माहौल दिया जाएगा। एवरीथिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करना पड़ता है, ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, ठीक है? देन रिटेलर्स आल्सो हायर कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड जनरेशन वाई एम्प्लॉइज़। वो रिटेल में बहुत ज़्यादा होता है ये, व्हाई? एक तो आप लोगों को, हम लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है। Second, we have very much spare time and that's why we find and search for the jobs. अब ये 2 सालों में मैंने देखा है हमारे कई कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम कॉन्टैक्ट्स में हैं आज भी, चाहे वो फर्स्ट ईयर में थे और आज टीवाई में हैं या फिर सेकंड ईयर में थे और आज मास्टर्स में हैं। सभी से एक ही स्टेटस आता है कि जॉइन दिस सो एंड सो कंपनी, लिंक्डइन में उनके अपडेट्स आते हैं, फेसबुक में उनके अपडेट्स आते हैं, उनके स्टोरीज़ आते हैं उनके ऑफिस एंड कलीग्स के साथ। क्योंकि एक तो कॉलेज होने के बाद हम लोग को कंपल्सरी जॉब करना ही करना है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब कॉलेज आप जॉब करते हो, आपको रेम्युनरेशन कम दिया जाता है, सैलरी कम दी जाती है और आपसे काम उतना ज़्यादा भी करवाया जाता है, राइट? तो रिटेलर जो है मोस्टली हायर करते हैं हमारे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को और जनरेशन वाई को। आप कल्याण ईस्ट एंड कल्याण वेस्ट में देखिए, छोटे-छोटे जो आउटलेट्स हैं, जो पर्सनल आउटलेट्स हैं, जो केक शॉप्स है, जो कपड़े अपैरल के शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको जवान लड़के-लड़कियाँ दिखेंगे। कॉलेज किसी का चालू है, किसी ने कॉलेज छोड़ दिया है,
किसी ने कॉलेज कंप्लीट किया है या फिर कोई जनरेशन वाई एम्प्लॉय है, इट डिपेंड्स। इनसे फ़ायदा बहुत होता है और इनको बेसिकली ट्रेन करना बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ब्लैक बुक प्रोजेक्ट करना है एंड देन आपको पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन करना है, तो आप 2 दिन में बना के रेडी रखोगे, राइट? तो 2 दिन में बना के रेडी रखने के लिए एक जनरेशन का मेंटालिटी एंड माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर यही किसी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रिटेलर या सेल्स पर्सन को आप बोलोगे कि सर कल आपका अप्रेज़ल होने वाला है, तो आप अपना जो भी आपने सीखा है 2 दिन में आप अपना प्रेज़ेंटेशन रेडी रखें, आप अपना एक जो भी प्रोफ़ाइल है पीपीटी के थ्रू आपको प्रेज़ेंट करना है। वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा पहली चीज़ कि पीपीटी से क्यों प्रेज़ेंट करना है एंड देन सेकंडली वो बनाते-बनाते 2-3 दिन से ज़्यादा लग जाएगा बिकॉज़ एक तो अप्रोच माइंडसेट नहीं है उनका वैसा एंड कभी उन्होंने किया नहीं है एंड वी आर रेडी। हम कॉलेज स्टूडेंट जो है हमेशा रेडी रहते हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेटिंग रिटेल एम्प्लॉइज़। ह्यूमन रिसोर्स का काम है कि रिटेलर्स को एंगेज करना एक वॉर में जो कॉम्पिटिटर्स के साथ या कॉम्पिटिटर के टैलेंट के साथ होता है। अब ये वॉर क्या है? जो भी हमारा अ, एम्प्लॉयी या मैनेजर है, उनका जो इफेक्टिवली काम करने का तरीका है, उसको एनहांस करने के लिए ये एक नया तरीका है। So retailers are engaged in a war with their competitors for talent, for effective employees and managers who can effectively deal with the encased complexities of retail jobs. The use of new technologies, increased profit and loss responsibility, increased global competition, a diverse workforce. तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू या एचआरएम के थ्रू एक बहुत ही बड़ा वॉर किया जाता है। आपने ये सुना होगा कि कॉर्पोरेट में जब कोई 6 महीना या उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो वो स्विच करते हैं जॉब को। क्यों स्विच करते हैं? एक तो अप्रेज़ल यानी सैलरी ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड उनको अलग-अलग कंपनी के एक्सपीरियंसेस चाहिए और यही उनके कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं। एक कंपनी थी नाम भूल गया मैं, उस कंपनी से बहुत सारे लोग किसी और कंपनी में शिफ्ट हो रहे थे। नाउ ये फ़ोकस्ड अप्रोच था जो सेकंड कंपनी है उनसे। उन्होंने क्या किया एक्स कंपनी के लोगों को एक्चुअली एक्स कंपनी के एचआर थे वो वाई कंपनी में चले गए। अब वाई कंपनी में चले गए तो उन्होंने उनके कंपनी के सीनियर्स को बताया कि जो एक्स कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ सिलेक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर वेरी गुड एट वर्क। ठीक है? उनका काम जो है बहुत बेहतरीन है एंड वो कम समय में ज़्यादा काम कर देते हैं, तो उनको ओवरटाइम या एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। So व्हाट दे डिड वाई एम्प्लॉयी ने धीरे-धीरे अप्रोच करना चालू किया एक्स एम्प्लॉइज़ को एंड नाउ ये एक कॉम्पिटिशन है कि एक्स कंपनी के टैलेंट को हायर करना हमारे वाई कंपनी इट्स नथिंग बट अ वॉर एंड कॉर्पोरेट में सभी को पता है कौन-कौन से कंपनी से स्विच होके किसी और कंपनी में जा रहा है, क्या रीज़न्स है, क्या पर्सनल रीज़न्स है, क्या सोशल, क्या प्रोफेशनल रीज़न्स है, सभी को पता होता है, ठीक है? एंड देन ये जो वॉर होता है, ये जो कॉम्पिटिशन होता है टैलेंट को हायर करने के लिए, ठीक है? और टैलेंट को अपने तरफ ग्रैब करने के लिए, उसका एक ही रीज़न होता है इफेक्टिव एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट या फिर इफेक्टिव मैनेजर्स मैनेजमेंट। हमारे पास अगर इफेक्टिव एम्प्लॉइज़ और मैनेजर आ गए, जो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है हमारे रिटेल जॉब्स के, उसको ईज़ी करें, ठीक है? जो इंक्रीज़ प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंक्रीज़ ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स है या डाइवर्स वर्कफ़ोर्स है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। अब ये सब चीज़ करने के लिए हमें एक तो एक्सपोज़र की ज़रूरत है और दूसरी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, राइट? सो मोटिवेटिंग रिटेल एम्प्लॉइज़ इज़ इम्पोर्टेंट। रिटेलर्स डेवलप प्रोग्राम टू अट्रैक्ट, डेवलप, मोटिवेट एंड कीप टैलेंट। अच्छा, अब जब आप रिटेल मैनेजमेंट में स्विचिंग की बात करोगे, तो यहाँ पे स्विचिंग बहुत कम होती है बिकॉज़ आप एक ही ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कंसिस्टेंटली जॉब करते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कॉर्पोरेट इज़ डिफरेंट एंड दिस रिटेल वर्ल्ड और रिटेल इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफरेंट। सेम तरीका कहीं भी नहीं अप्लाई किया जाता है, राइट? सो रिटेलर्स डेवलप प्रोग्राम टू अट्रैक्ट, डेवलप, मोटिवेट एंड कीप टैलेंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप किसी एक्स कंपनी में आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हो कंटिन्यूअसली,
एंड सामने वाला जो कंपनी है आपको उतने लेवल का सैलरी नहीं दे रहा है, तो कोई और कंपनी उन्हें हायर कर सकता है, उन्हें थोड़ा-सा सैलरी हाइक करके लालच दिखा सकता है कि आपकी जो कंपनी नाउ दे आर पेइंग यू 50,000 एंड पूरे साल भर में आप करोड़ों का फ़ायदा दे रहे हो उनको, ठीक है? हम आपको महीने का 1.5 लाख रुपए देते हैं, ठीक है? कहाँ महीने का 50,000, कहाँ महीने का 1.5 लाख एंड देन टारगेट्स भी आपके लिए बहुत कम है। आप उनको 4-5 करोड़ दे रहे हो, हमको सिर्फ 2-3 करोड़ दे दो सेल्स में से। What they are doing, they're attracting the employees, they are creating a development program, they are trying to motivate by giving an salary hike. वो अपने वो बाहर की कंपनी के टैलेंट को अपने कंपनी में रखने के बारे में सोचते हैं। ऐसे अलग-अलग प्रोग्राम्स वहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयी स्विच होते हैं, रिटेलर्स में स्विच करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको अलग-अलग अट्रैक्शंस देते हुए। एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग Employment marketing or branding, retailers develop marketing program that attracts best and brightest potential employees. So, एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेलर्स क्या करते हैं अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को इतना अच्छे से डेवलप करते हैं कि वो बेस्ट और ब्राइटेस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज को हायर करे और अट्रैक्ट करे, ठीक है? सो रिटेल आउटलेट में बहुत सारे नाम है, वैन हुसैन है, रिलायंस डिजिटल है, देन रेमंड्स है, ठीक है? ब्रांड के नाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सैलरीज़ यहाँ पे उतने स्टैंडर्ड्स के नहीं है। तो कोई एक्स कंपनी का और रिटेल आउटलेट शुरू हुआ एंड देन दैट एक्स कंपनी स्टार्टेड प्रमोटिंग इस रिटेल इंडस्ट्री में कि उनकी सैलरी जो करंट आपकी सैलरी है उससे 50% ज़्यादा है। समझो आपकी सैलरी आज 20,000 है, ठीक है? तो वहाँ पे 30,000 सैलरी मिल रहा है। 20,000 का 50% मोर, राइट? तो आप 10,000 इंक्रीज़ के लिए या फिर इंक्रीमेंट के लिए आप वो नया जो आउटलेट खुला है वहाँ पे जाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तो अलग-अलग बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ को हायर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। रिटेलर्स यूज़ 3 मेथड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयी एक्टिविटी। अब जब रिटेलर अपने इन हाउस एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए 3 तरीके, 3 मेथड्स का इस्तेमाल करता है। एक तो पॉलिसीज़ एंड सुपरविज़न, देन इंसेंटिव्स एंड ऑर्गनाइजेशन कल्चर। पॉलिसीज़ एंड सुपरविज़न में एम्प्लॉइज़ को जो भी बिहेवियर एनफोर्स किया जाता है मैनेजर से, वो रिटर्न पॉलिसीज़ दिए जाते हैं और उनके हिसाब से उनके एक्शंस जो है, रिटेल स्ट्रैटेजी है, वो बनाए जाते हैं, ठीक है? तो कोई भी एम्प्लॉयी अगर काम करता है, तो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि सर आप ये XYZ काम करो, आप अपने टारगेट्स को अचीव करो एंड वी विल गिव यू सो एंड सो थिंग। वो है इंसेंटिव्स, कमीशंस, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस एक्सेट्रा, ठीक है? तो पॉलिसीज एंड सुपरविजन में जो भी होता है वो रिटर्न पॉलिसीज होते हैं, वो ऑन पेपर काम होता है और वो कंसिस्टेंट एक्शन होता है और वहाँ पे रिटेल स्ट्रैटेजी का काम सबसे ज़्यादा होता है। आपको अगर एक आउटलेट में खड़ा किया 1 महीने के लिए एंड देन दैट पर्सन विल आस्क कि व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? देन यू विल राइट डाउन योर स्ट्रैटेजी और फिर बोलोगे देन योर सुपीरियर विल से बोलो मत, लिख कर दो मुझे। एंड वो स्ट्रैटेजी को आपको ऑन पेपर के साथ-साथ ऑफ पेपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ऑन जॉब भी इम्प्लीमेंट करना है। इतना सब करने के बाद आपने अच्छे काम किए तो आपको और थोड़ा-सा एक बिस्किट दिखाएँगे कि आप महीने का 2 लाख रुपए का सेल्स कर रहे हो, महीने का 4 लाख करो, हम आपको कमिशन्स, बोनस या स्टॉक ऑप्शंस देंगे। दैट इज़ इंसेंटिव। Incentives can be monetary, it can be non-monetary, it depends on your performance and the targets achieved. देन नेक्स्ट इज़ ऑर्गनाइज़ेशन कल्चर। ऑर्गनाइज़ेशन कल्चर में कई बार ऐसा होता है कि आपकी सैलरी अप टू द मार्क नहीं होती है। आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कम से कम 10-12 घंटे, 10 घंटे तो होते ही है। लेकिन वहाँ का जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है या फिर लोगों के एक-दूसरे के साथ बिहेवियर है या फिर एक बॉन्डिंग है, जिस हिसाब से वो मेंटेन करता है दैट्स डिफरेंट। एंड इसी रीज़न के वजह से हम क्या करते हैं, भले सैलरी कम हो, हमें मेंटल ट्रॉमा या मेंटल टेंशन्स कुछ नहीं है, हमें फिजिकल साइकोलॉजिकल बर्डन कुछ नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यूअसली वहाँ काम करते हैं, चाहे हमारे पास इंसेंटिव हो या ना हो, चाहे अप टू द मार्क सैलरी हो या ना हो।
हम एक पर्टिकुलर आउटलेट में, पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में कंटिन्यूअसली इसलिए काम करते हैं बिकॉज़ वी आर फ्री टू वर्क, वी हैव ऑल आवर फ्रीडम। कस्टमर को जिस हिसाब से हैंडल करना है वी विल हैंडल, अल्टीमेट गोल इज़ उसको कहीं न कहीं बिल के साथ भेजना है, चाहे वो बिल ₹100 का हो या फिर 10,000 का हो या 20,000 का हो। सो 3 मेथड से हम हमारे एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। Now, one of the critical tasks for HRM is to motivate employees to work towards achieving employees' goals and implementing its strategy. सबसे बहुत ही टेंशन या फिर बहुत ही क्रिटिकल काम क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ को गोल सेट करने के लिए बोलना, उनको स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए बोलना या फिर ऑलरेडी स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्टेड है तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहना। ये बहुत ही क्रिटिकल टास्क है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास। और कई बार ऐसा होता है कि एचआरएम का और रिटेल मैनेजमेंट का या फिर कोई भी एम्प्लॉय का इसी रीज़न की वजह से कुछ बॉन्डिंग या फिर अच्छे टर्म्स एंड कम्युनिकेशंस नहीं रहते बिकॉज़ एचआर अपना काम करते हैं, रिटेलर्स या एम्प्लॉइज़ अपना काम करते हैं एंड देन एचआर ट्राई टू एनफोर्स सम पॉलिसीज़ ऑन दैट। देयर आर सम एचआरएम इश्यूज, चैलेंजेस इन रिटेलिंग। ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बिकॉज़ वी हार्डली हैव फ्यू मिनट्स फॉर आवर लेक्चर। सो विल स्टॉप दिस एंड अगले लेक्चर में हम इश्यूज चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, अलग-अलग एनवायरनमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वर्क रिलेटेड या उनके स्किल्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और एल्स विल वाइंड अप द क्लास।